फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम जानेंगे मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो आइए सबसे पहले परिभाषा के बारे में देख लेते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है। तो जहां प्राकृतिक तत्व एवं निर्जीव चीजों को प्राणियों की तरह दिखाकर उन्हें अत्यधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक प्रस्तुत किया जाता है, वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक तत्व देख लेते हैं। तो प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, मेघ, नदियां आदि आ जाएगा। और उसके अलावा यदि निर्जीव चीजों की बात की जाए तो जितनी भी बेजान चीजें हैं वो निर्जीव चीजों के अंतर्गत आ जाएंगी। तो जब ये जो प्राकृतिक चीजें हैं वो और बेजान चीजें जो है वो प्राणियों की तरह उनको दिखाया जाने लगे काव्य में, तो वहां पे जो है हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। और उन्हें अत्यधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से जब काव्य में प्रस्तुत किया जाए कवि के द्वारा, तो वहां पे जो है हमारा मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम पहला उदाहरण देखते हैं, जो कि है हमारा फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो हंसना और जो मुस्कुराना है यहाँ पे, ये क्या है, ये मनुष्य का गुण है, या ये कह सकते हैं ये मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। परंतु यहाँ पर फूल और कलियों के द्वारा यहाँ पर जो है वो फूलों के द्वारा हंसा जा रहा है और कलियों के द्वारा मुस्कुराया जा रहा है। ये यहाँ पे कवि की कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है कवि ने अपने काव्य में ऐसा बताया है कि फूल जो है वो मनुष्य की जैसी क्रिया कर रहे हैं, अर्थात फूल जो है मनुष्य के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य के जैसे हंस रहे हैं, और कलियां जैसे मनुष्य मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा मानवीकरण अलंकार होगा, यानी कि ये प्राकृतिक तत्व है फूल और कलियां, इनके द्वारा जो है मनुष्य की जैसी क्रियाएं की जा रही हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत इसीलिए रखा गया है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं और अच्छे से उससे क्लियर हो जाएगा हमारा। मेघ आए बड़ा बन ठन के। तो यहाँ पे यदि इस पंक्ति के अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे कहा गया कि जो मेघ अर्थात बादल है वो बड़ा बन ठन के अर्थात तैयार होकर के आए हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर के आए हैं, बन ठन के आए हैं। जैसे हम लोग के द्वारा कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं हम लोग, या फिर किसी भी शादी वगैरह में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पे मित्रों के द्वारा या फिर हमारे जो सगे संबंधी है उनके द्वारा कहा जाता है आज तो बड़ा बन ठन के आए हो। तो यहाँ पर जो है वो जो कवि है उसने मेघ को ऐसा दिखाने का प्रयत्न किया है जैसे मनुष्य जो है जब कहीं जाता है तो सज सवर के तैयार होके, या स्त्रियां जो है वो श्रृंगार करके जाती है, लेकिन यहाँ श्रृंगार की बात नहीं की गई है। यहाँ पर केवल जो है वो तैयार होने की बात की गई है, बनने ठनने की बात की गई है। तो यहाँ पे मेघ को ऐसा दिखाया गया कि मनुष्यों की तरह वो भी जो है वो बन ठन के जो है वो जा रहा है या बन ठन के आया है, ऐसा दिखाया गया है। वो भी ये भी एक कवि की कल्पना है। तो यहाँ पे भी मेघ जो कि प्राकृतिक तत्व है उसे मनुष्यों की तरह जो है वो क्रिया करते हुए दिखाया गया है। आप दूसरा देखिए, ये था हमारा मेघ आए बड़ा बंठन के। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है। तीसरे में भी जो है वो वृक्षों के द्वारा मनुष्य के जो क्रियाएं होती हैं या मनुष्यों का जो व्यवहार होता है वो करते हुए दिखाया गया है। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। तो यहाँ पे रघुवीर शब्द का अर्थ क्या है, श्री राम से कहा गया है। देख दशा अर्थात देख करके, श्री राम की जो दशा है उसको देख करके पेड़ जो है, वृक्ष अर्थात पेड़ जो है वो फूट फूट के रो रहे हैं। जैसे मनुष्य जब बहुत आहत होता है, बहुत दुखी होता है तो फूट फूट के रोता है। तो यहाँ पर जो है वो कवि ने जो है वो वृक्ष को भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया है, या उसकी तरह हरकतें करते हुए दिखाया है, और बताया है कि जैसे मनुष्य फूट फूट कर रोता है दुख होने पर, ऐसे ही जो है वृक्ष भी फूट फूट कर रो रहे हैं दुख होने पर। तो यहाँ पे भी वृक्ष जो है हमारे क्या है, प्राकृतिक तत्व है। आइए इसके बाद चौथा उदाहरण देखते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। तो यहाँ पे जो किताबें हैं वो क्या है, निर्जीव चीजें हैं, जो कि यहाँ अभी परिभाषा में बताया गया है कि निर्जीव चीजें भी सजीवों की भांति व्यवहार करने लगती हैं। तो यहाँ पे किताबें भी जो है वो सजीवों की तरह व्यवहार करती हुई दिखाई गई हैं कवि की कल्पना में। आइए देखते हैं कैसे। तो ये कह रहे हैं कि किताबें झांकती हैं। तो ताक झांक करना किसका कार्य है, ये मनुष्य का कार्य है, मनुष्य का गुण है। परंतु यहाँ पे जो है वो कवि ने किताबों को भी ताक झांक करते हुए दिखाया है, और बताया है कि किताबें झांक रही हैं बंद अलमारी के शीशों से, यानी कि किताबें जो है वो अलमारी में रखी हुई हैं और वहां से शीशों से बाहर को झांक रही हैं। ऐसा कवि ने अपनी कल्पना में दिखाने का प्रयत्न किया है या दिखाया है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये यहाँ भी मानवीकरण अलंकार होगा। इस तरीके के जो उदाहरण है वो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं,
जो कि मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार को। तो अतिशयोक्ति अलंकार अभी थोड़ी देर में देखते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। और ये मानवीकरण अलंकार था। अगर आपको मानवीकरण अलंकार इसमें अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो फिर हम आगे जो वीडियो आएगा उसमें भी अभी कुछ प्रश्न करेंगे। जब ये हमारा अलंकार का सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अभी मानवीकरण अलंकार के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। अतिशयोक्ति अलंकार की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे जहाँ बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण दिया गया है, इसके माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें जो है उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी जो है वो अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने के लिए जाते हैं, और वहां पर राक्षस जो होते हैं उनके द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है, या ये कह सकते हैं जो रावण की सेवक होते हैं उनके द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है। तो उसी इस समय का वर्णन है। आइए इन पंक्तियों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यहाँ पे बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी। लंका सगरी जल गई, यानी कि लंका सगरी का मतलब यहाँ पे है कि लंका सारी जल गई। गए निशाचर भाग, यहाँ पर निशाचर शब्द का अर्थ राक्षस से है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, और लंका जो है उससे पहले ही पूरी जल गई, और सारे राक्षस जो है वो भाग गए। जब आग लग गई तो सब जगह त्राही त्राही मच गई लंका में, और सारे जो राक्षस थे वो इधर उधर तितर बितर हो गए या भागना शुरू हो गए, ये बताया है। तो यहाँ पे एक प्रकार की अतिशयोक्ति देखने को मिली है कि यहाँ पे हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, और पहले जो है वो लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, यानी कि पहले ही बता दिया गया कि लंका सारी जल गई और राक्षस जो है वो इधर उधर भागना शुरू हो गए। तो यहाँ पे एक प्रकार की अतिशयोक्ति देखने को मिलती है, और अतिशयोक्ति का अर्थ यहाँ पे कि बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो ये जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का पहला उदाहरण था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो है बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। इसी प्रकार के जो है वो प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बात बढ़ा चढ़ा के कही गई होती है, और वहां पे आपको जो है लाइनों का अर्थ समझ करके वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार टिक करना होता है। तो आइए देखते हैं दूसरे उदाहरण को। दूसरा उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये जो है वो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, साकेत महाकाव्य की। आइए सबसे पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। तो देख लो साकेत नगरी, यहाँ पे जो साकेत नगरी बताया गया, साकेत नगरी जो है वो अयोध्या नगरी को कहा गया है। तो इसमें बताया गया है कि देख लो जो अयोध्या नगरी है ये स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अयोध्या नगरी की जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो गगन को छू रही हो, या गगन में जा रही हो, या गगन को छू रही हो। और ऐसा लग रहा है गगन को छूती हुई वो स्वर्ग में मिल रही हो, या स्वर्ग को भी छू रही हो। तो वहां की जो इमारतें हैं इतनी ऊंची हैं, ये एक कवि की कल्पना है यहाँ पे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां की जो इमारतें हैं वो पहले गगन को छू रही हैं, और गगन को छूती हुई स्वर्ग को छू रही हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रकार की अतिशयोक्ति देखने को मिल रही है, यानी कि कवि ने जो है वो साकेत नगरी की जो कह सकते हैं बढ़ाई की है, या फिर एक तरीके से उसके बारे में बताया है, उसे बढ़ा चढ़ा के बताया है। और इन पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो उदाहरण थे अतिशयोक्ति अलंकार के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इसी वीडियो में हम अभी कुछ और उदाहरणों के माध्यम से अतिशयोक्ति अलंकार को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये दोनों उदाहरण आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद अन्य उदाहरणों की ओर चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के हमने दो उदाहरण देखे थे। आइए तीसरा उदाहरण देख लेते हैं और अतिशयोक्ति अलंकार को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए सबसे पहले पंक्तियां देख लेते हैं। ये पंक्तियां जो है वो श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी कविता से ली गई हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे इन पंक्तियों का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। ये महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप और उनका जो घोड़ा था चेतक,
तो उसके बारे में बताया गया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। तो यहाँ पे जब महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान जो है वो विषम परिस्थिति आ जाती है, तो फिर वो जो है आगे उनको नदी पार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे वो सोच ही रहे होते हैं, राणा ने सोचा इस पार, यानी कि महाराणा प्रताप के मस्तिष्क में आ ही रहा होता है कि नदी कैसे पार की जाएगी। तब तक चेतक जो है वो पलक झपकते ही नदी को पार कर देता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, आगे नदियां पड़ी अपार, यानी कि आगे जो है वो नदी पड़ी, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि घोड़ा नदी के उस पार कैसे उतरेगा, इस बारे में महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे। तो राणा ने सोचा इस पार, यानी कि राणा जो है वो सोच ही रहे थे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मनुष्य जब किसी चीज को सोचता है तो वो पलक झपकते ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, अर्थात कल्पना के माध्यम से। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि कल्पना में एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ही सोचकर पहुंच जाता है। परंतु यहाँ पे जो है वो राणा प्रताप का जो घोड़ा है वो कल्पना से भी जो है वो तेज है, या ये कह सकते हैं कि उस मन की गति से भी वो तेज है कि महाराणा प्रताप जो है वो सोच ही रहे थे, तब तक जो है वो नदी को पार करके दूसरे पार चला जाता है, यानी कि वो महाराणा प्रताप को जो है वो नदी पार करवा देता है। तो यहाँ पे एक तरीके से चेतक की जो अद्भुत गति है उसके बारे में बताया गया है, और उसके अलावा जो उसकी स्वामी भक्ति है महाराणा प्रताप के लिए, वो यहाँ पे बताया गया है। तो और इसमें एक प्रकार की अतिशयोक्ति भी देखने को मिली है कि महाराणा प्रताप जो है वो सोच ही रहे थे, तब तक चेतक ने जो है वो नदी पार कर दी। तो यहाँ पे जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, चेतक के बारे में बताया गया कि चेतक की जो गति है वो हवा से भी तेज है, या कह सकते हैं मन की गति से भी तेज है। महाराणा प्रताप मतलब सोच भी नहीं पाते तब तक वो नदी को पार कर लेता है। तो यहाँ पे जो पंक्तियां हैं इनमें भी जो है वो बढ़ा चढ़ा के बात को कहा गया है, और इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। तो ये भी जो है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी है, तो आप इसको भी जो है वो देख लीजिए। तो ये 3 उदाहरण थे जो कि अतिशयोक्ति अलंकार के थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जाना। तो उसके बाद अगले वीडियो में जो अन्य अलंकार बचे हुए हैं उन अलंकारों के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।